बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू नावल जो स्टार्ट किया, कल उसकी सेकंड एपिसोड पढ़नी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और यार, ये क्या बात हुई, आप लोगों की फरमाइश के ऊपर लॉन्ग नावल स्टार्ट किया है, लेकिन लॉन्ग नावल के ऊपर आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। रिस्पांस तो दें यार, इससे अच्छा तो शॉर्ट नावल के ऊपर रिस्पांस आ रहा था आप लोगों का। क्या हो गया आप लोगों को? की तरह गुम हो जाते हैं मेरे लिसनर, सही लाइन पर जाते जाते ना पिच में से भज जाते हैं। चले खैर, एपिसोड पढ़ते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद बात करेंगे। और मैं ये कहना चाह रही थी आप लोगों को, आप लोगों ने मेरे सेकंड वाले चैनल नावल ऑर्चर्ड 0.2 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये मैं उनकी बात बोल रही हूँ जो मेरे रेगुलर लिसनर हैं और लाजमी मुझे सुनते हैं। यार क्या हो गया, उधर भी जाके रिस्पांस दें, उसको सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग उधर भी आ गए हैं, मुझे पता चले कौन कौन यहाँ से वहाँ पे गया है। तो अभी तो शैलो गई है, और सबा भी गई हैं, एंजल शाह भी गई है, और और भी एक आधी गई थी, वो भी, उनका भी मैं नाम देख के बताऊंगी आपको। तो अभी ये तो मोटे मोटे नाम मुझे याद है, बाकी सब किधर हैं? इतने मेरे अच्छे अच्छे रीडर हैं। वो क्या नाम है, नाम अब मुझे सारे नहीं याद, चले जो जो याद आ रहे हैं। वो इमरान समथिंग नाम है आपी का, उसके बाद ज़ैनब सज्जाद, तमीर खान, और वो हैं यार, वो मूसा समथिंग नाम है, अना नाम है शायद उनका, सहर इकबाल, और जो रेगुलर बेस पे करते हैं कमेंट, अब्दुल्ला एम है शायद। ये आप लोग सब लोग किधर हो? और कौन कौन है, एक मिनट सोचने दे ज़रा मुझे। खतीजा है, ताहा, अदील, अस्मा, और भी बहुत सारे हैं मेरे लिसनर्स जो रेगुलर बेस पे मुझे सुनते हैं, कमेंट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। बाकी मेरे लिसनर्स हुदा, बुशरा, सुमेरा, और वो रियान, और फारिया, ईशा, सायरा, और वो गेमर समथिंग नाम की भी आईडी थी। इतने सारे मेरे लिसनर्स हैं जो मुझे डेली बेस के ऊपर कमेंट्स करते हैं इधर चैनल के ऊपर, और आप लोगों ने उधर किसी ने मुझे अपनी पोशीदगी का एहसास नहीं दिलाया। हाँ, आयशा नादिर भी उधर आई हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू उनका। बाकी आप लोग जो रेगुलर बेस पे लिसनर हैं, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग अभी तक मेरे दूसरे चैनल पे गए नहीं। उधर भी मैं ही हूँ, उधर भी आएँ यार। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें, मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं जल्दी से आज कि कौन कौन उधर चैनल पे चला गया। मुझे तो कमेंट करके बताएं, पहले चैनल सब्सक्राइब करें, फिर कमेंट में बताएं कि आप उधर भी आ गए हैं। शाबाश, ये आपका टास्क है सबका। जिनके मैं नाम नहीं ले सकी उनके लिए भी है, और जिनके तो मैंने नाम लिए हैं उनके लिए तो स्पेशल है। सबका टास्क है। आप लोगों ने उधर जाके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग उधर आ गए हैं। फरजाना भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम मिस कर दिए मैंने। ये आपको पता है मेरी याददाश्त का बड़ा गंदा मसला है, मुझे नाम ना, ये तो है, अगर मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ ना मेरी नज़रों के सामने, तो मुझे वो याद रहते हैं कि ये बंदे का ये नाम है, ये बंदे का ये नाम है। लेकिन ना, मोस्टली जब अभी जैसे मैं अब रैंडम नाम ले रही हूँ तो वो फिर जेहन में से निकल जाते हैं, कुछ कुछ रह जाते हैं। तो अगर किसी का नहीं ले सकी तो उसके लिए माज़रत, लेकिन आप सब लोग उधर आएँ जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं, और मुझे आके अपने सबूत दें कि आप लोग उधर भी हैं, ठीक है? चलें, अब हम एपिसोड रीड करते हैं। हॉस्पिटल जाकर इससे मालूम हुआ कि बिलाल को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, सिर्फ एक बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। फिर भी अल्तमश ने इसे छिड़कते हुए ताकीद की कि आइंदा ड्रिंक करके ड्राइव ना करे। अभी वो हॉस्पिटल से निकला ही था कि इसके फ़ोन पर मिशाल की कॉल आ गई। बोल मिशी, इसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। अल्तमश, आप फ्री हैं? क्यों? अल्तमश ने गाड़ी का गेट खोलते हुए पूछा। आप अभी घर आ सकते हैं? मतलब अगर आप फ्री हैं तो। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कैसे बोले, तभी अल्तमश ने कहा 5 मिनट में आ रहा हूँ। फ़ोन रखते हुए अल्तमश ने सोचा। विशाल की आवाज़ से थोड़ी कंफ्यूज लगी, फिर अपनी सोच को झटकते हुए इसने गाड़ी घर के रास्ते पर मोड़ दी। हैदर विला के पोर्च पर गाड़ी रोकते इसे हैरत हुई, क्योंकि वहाँ पर वही कार खड़ी थी जिसे हॉस्पिटल जाते वक्त इसकी कार की टक्कर हुई थी। इसका शक यकीन में तब बदला जब इसने कार की हेडलाइट देखी जो टूटी हुई थी। वो कंफ्यूज था, घर के अंदर आ गया, पर लाउंज का मंजर देखकर वह हैरान रह गया। सामने डबल सीटर सोफे पर आगा जान बीजान बैठे थे, जबकि आलिया बेगम और रेहाना बेगम खड़ी मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ नेहा और इसके माँ बाप बैठे हुए थे, इनके साथ वो जिससे इसकी कुछ देर पहले बहस हुई थी।
इसको देखते अल्तमश की कशादा पेशानी पर बल पड़ गया, पर इस लड़के के चेहरे पर नरम मुस्कुराहट देखकर अल्तमश ने इसकी नज़रों का ताक़ुब किया। जहाँ मिशाल 3 सीटर सोफे पर नज़र झुकाए धीमी मुस्कुराहट लिए बैठी थी। अरे तामी बेटा आओ ना। रेहाना बेगम की अल्तमश पर नज़र पड़ी तो उन्होंने उसे मुस्कुराते हुए बुलाया। वो आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंतर आया। ये सब वो किसी हद तक की सिचुएशन का मतलब समझ रहा था, मगर फिर भी इसने पूछना मुनासिब समझा। बेटा ये मेरा भतीजा है, बेचारे के माँ बाप नहीं है, मैंने इसे बचपन से पाला। अब ये हॉस्टल में रहता है तो चाची होने के बाइस मुझे इसके रिश्ते की बहुत फिक्र रहती थी। जब मैंने मिशाल को देखा तो मुझे बच्ची बहुत पसंद आई। मुझे लगा मेरी तलाश खत्म होगी, बस फिर मैं आ गई मिशाल का रिश्ता लेकर। मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजान आप मुझे मायूस नहीं करेंगी। अलीना बेगम, नेहा की अम्मी ने लहजे में चाशनी खोलते हुए अल्तमश को बताया और आखिर में आमना बेगम की तरफ देखते हुए कहा, भाई पसंद तो हमें भी बहुत आए हैं आपके भतीजे। आलिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी वो उठ के अल्तमश के पास आया और मुस्कुराते हुए हाथ अल्तमश की तरफ बढ़ाया। इस नाचीज़ को वजदान अली कहते हैं। अल्तमश ने इसके बड़े हुए हाथ को देखा, फिर मिशाल को जो अल्तमश को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखों की चमक से वो इसका इकरार समझ गया। तभी वजदान का बड़ा हुआ हाथ थामते हुए कहा, अल्तमश ज़मान, आपसे मिलकर खुशी हुई अल्तमश। वजदान ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट से कहा, पर मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। अल्तमश के कहने पर सबने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मिशाल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होगी, जबकि आलिया बेगम हैरान हुई कि इनका बेटा अपने और नेहा के रिश्ते का भी लिहाज न करते हुए इस रिश्ते को भी तोड़ देगा। मतलब? वजदान ने आहिस्ती से पूछा। मतलब साफ है, मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई तुमसे मिलकर पहली मुलाकात में। अल्तमश की बात पर सब जो परेशान होकर एक दूसरे को देख रहे थे, इसके आखिरी जुमले पर हैरत से देखने लगे। ओह, तो आप इस बहस की बात करें? वैसे ऐसे ही कुछ मेरी तरफ से भी है। मुझे भी आप पहली मुलाकात में कुछ अजीब लगे। वजदान ने हंसते हुए कहा, मैं अजीब ही हूँ। अल्तमश ने हल्की मुस्कुराहट लिए कहा, 1 मिनट, क्या तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो? नेहा ने इन दोनों के पास आते हुए हैरत से पूछा। जी बिल्कुल, कुछ घंटे पहले हमारी मुलाकात हुई और मेरी कार पर वो अनायत भी इन्हीं की कार से हुई थी। वजदान का इशारा कार की हेडलाइट टूटने पर था, जिसके बारे में हद दिलाने के बाद सब ने इससे पूछा था। इसकी बात पर अल्तमश की पेशानी पर बल पड़े। चलो अच्छी बात है कि पहले मुलाकात होगी तुम दोनों की। अब आओ तुम लोग बैठो और अल्तमश बेटा तुम मुतमिन हो जाओ पहले, तभी हम आगे बात बढ़ाएंगे। रेहाना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, इन्हें लग रहा था कि आज अल्तमश इस रिश्ते को लेकर कोई आड़ नहीं डालेगा। और वही हुआ। पहले तो अल्तमश ने वजदान से घुमा फिरा कर कई सवाल किए, इसे अपने सवालों में उलझाया, पर वजदान या तो पूरी तैयारी के साथ आया था या फिर फितरी तौर पर अल्तमश की तरह ढीठ था, जो इसके हर सवाल का जवाब बहुत तहम्मुल और तरीके से दे रहा था। फिर अल्तमश मुतमिन तो नहीं हुआ, पर मिशाल के इकरार की वजह से खामोश हो गया, क्योंकि वो मिशाल को दुख में नहीं देख सकता था। नेहा के घर वाले मिशाल और वजदान का रिश्ता पक्का करके चले गए तो अल्तमश भी ऑफिस के लिए निकल गया। और रास्ते में था कि नेहा की कॉल आ गई। तामी तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, वजदान बेस्ट चॉइस है मिशाल के लिए, इसकी मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। नेहा ने इसे तसल्ली दी, जानती थी अल्तमश मिशाल के मामले में काफ़ी टची था। मैंने तो तुसी दोनों ही 2 नंबर लग रहे हो। चलो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आज तुम मिशी के लिए अपने कज़न का रिश्ता लेकर आ रही हो? अल्तमश ने संजीदगी से पूछा। ओ कम ऑन तामी, कल रात में तुम्हें बताने वाली थी, पर तुमने बाद में बात करने का कहकर मेरी कॉल कट कर दी, और सुबह भी तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। नेहा ने इसे वजाहत दी, जिस पर वो खामोश हो गया। अच्छा चलो ना, अपना मूड ठीक करो, मैं बोर हो रही हूँ। ऐसा करते हैं आज कहीं बाहर लंच करते हैं, फिर घूमेंगे, फिर एंड में सी साइड पर चलेंगे। नेहा ने इसे पूरा प्लान बताया, जिस पर अल्तमश ने भवें उचकाई। मैडम क्या मैं आपका असिस्टेंट हूँ? क्या आप जब बोर होंगी तो शॉपिंग करवा दूंगा, बोर होंगी तो घुमाऊंगा, फिर बोर होंगी तो लंच पर लेकर चलूँगा? अल्तमश के सवाल पर नेहा हल्का सा हंसी, फिर कहा, हाँ अल्तमश चलो ना प्लीज़। नेहा ने बचकाना अंदाज में जिद की तो अल्तमश ने गहरा सांस लिया। आता हूँ, रेडी रहो, काम काज तो कोई है नहीं, धक्के खाने से हर टाइम वास्ते अल्तमश साहब तैयार। अल्तमश ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह थैंक यू सो मच तामी, लव यू। नेहा ने खुशी से कहकर फ़ोन रखा। मिशाल रात को बेड पर बैठे नावल पढ़ रही थी, तभी इसका फ़ोन रिंग करने लगा। इसने किताब पर नजर जमाई, फ़ोन रिसीव किया। कैसी हैं आप? भारी आवाज़ मिशाल के समातों से टकराई तो इसने चौंक कर स्क्रीन को देखा। अनजाना नंबर देखकर वह हैरान हुई। कौन? इसने फ़ोन कान से लगाते हुए पूछा। इतनी जल्दी भूल गई मुझे? चले मैं बता देता हूँ, मैं वो हूँ जिसके साथ आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारनी है। इसकी मस्काती आवाज़ में कहे के जुमले पर मिशाल का दिल ज़ोर से धड़का। वजदान? मिशाल ने आहिस्ती से कहा। बिल्कुल सही पहचाना, अब बताएं कैसी हैं आप? वजदान ने अपना सवाल दोहराया। मैं तो ठीक हूँ, पर आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? मिशाल ने जहन में उमड़ता सवाल पूछा। इस सदी में अगर आप किसी दूसरे से ये सवाल करेंगे तो बेवकूफ़ लगेंगी। कम मौन मिशाल, इस दौर में किसी का भी नंबर निकलवाना मुश्किल थोड़ी है। वजदान की बात पर मिशाल कुछ देर खामोशी फिर आहिस्ता आवाज़ में पूछा, आप कैसे हैं? इसके सवाल पर वजदान ने आंखें घुमाई। अब तक तो बस ठीक था, पर जब से आपको देखा तब से बहुत खुश रहने लगा। इसके ड्रामाई अंदाज में कही की बात पर मिशाल की पलकें छुप गई। तभी इसके रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। मिशाल ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से अल्तमश तेज़ी में और गिरने के से अंदाज में मुंह के बल बेड पर लेट गया। आह मिशी, थक गया मैं, अल्तमश ने चेहरा उठाकर कहा तो मिशाल ने वजदान की कॉल काट दी, जबकि दूसरी तरफ वजदान के माथे पर बल पड़ गए। फिर अचानक इस्तज़ाइया मुस्कुराहट इसके लबों पर आ गई। देखते कब तक चलती है इनकी ये दोस्ती। किसकी कॉल थी? मिशाल का घबरा कर फ़ोन रखना अल्तमश ने नोट कर लिया। तभी इसने एक आईब्रो उठाकर पूछा। अल्तमश के पूछने पर मिशाल सर झुकाए लब काटने लगी। ओए इधर, किसका फ़ोन था? तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही हैं।
अल्तमश ने इसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर पूछा। बचतान का, मिशाल के आहिस्तगी से कहने पर अल्तमश की मुस्कुराहट सिमटी। ओह अच्छा, तो इतना घबरा क्यों रही है, जैसे कोई जुर्म कर दियो। खैर छोड़, ऐसा कर सर दबा दे मेरा, बहुत दर्द हो रहा है। मां सदके चली जा, सिर दबाना से फिर मिशाल याद आ गई, हार ले जनाब नु ब्याह नहीं करना ओदे नाल। अल्तमश ने हल्के फुल्के अंदाज में एक और सीधा होकर सर तकिए पर रख दिया। मिशाल आहिस्ता आहिस्ता इसका सर दबाने लगी। तुझे वजदान सच में पसंद है? कुछ देर बाद अल्तमश ने पूछा तो मिशाल का जलता हुआ हाथ रुक गया। जवाब न मिलने पर अल्तमश ने सर उठाकर देखा तो मिशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पता नहीं क्यों इसको मिशाल का मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा। इसने टॉपिक चेंज किया और दूसरी बातें करने लगा मिशाल से। अगले महीने मिशाल, वजदान और अल्तमश नेहा की एक ही दिन मंगनी रखती गई। हैदर विला में सभी बहुत दिलजमी से मंगनी की तैयारियों में लगे थे। नौजवान पार्टी में खासकर नूर, हानिया, हादी तो बहुत एक्साइटेड थे। आखिर को घर में दो शादियां थी। नेहा अल्तमश के साथ अकेले जाकर मंगनी की शॉपिंग करना चाहती थी, पर अल्तमश हर जगह नेहा के साथ मिशाल को भी लेकर जा रहा था, जिसकी वजह से नेहा का मूड काफ़ी ख़राब होता। इसे वजदान पर भी गुस्सा आता कि इसने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मिशाल और अल्तमश के बीच थोड़ी बहुत दरार आ गई हो। मंगनी की शाम हैदर विला को बहुत खूबसूरती से सजाया गया। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। आखिर को हैदर साहब के पहले पोते और पोती की मंगनी थी। कैसा लग रहा हूँ मैं टिड्डी? हादी बालों को हाथ से संवारता हुआ नूर से पूछने लगा। नूर ने एक नज़र इसको देखा जो निकसिक सा तैयार बाकी दिनों से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत, गधे लग रहे हो, नूर ने कहकर ज़ोर से कहका लगाया। इसकी बात पर हादी ने आबरू भेजे हुए नूर को देखा जो पिंक कलर के पेप्लम में शानों पर दुपट्टा फैलाए सादा से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। खुद को कभी गौर से देखा? सारी खूबसूरती तो कद छोटा होने की वजह से दब जाती है और आई बड़ी मुझको जज करने वाली। वो गुस्से से कहता हिसाब बेबाक करता हुआ चला गया, जबकि नूर अपनी खूबसूरती का ताज़ाना निकलते देख मुँह फाड़े इसकी पुश्त को देखती रह गई। गधा कहीं का, इसने किलस कर कहा। अल्तमश ब्लू कलर की कमीज शलवार पर वेस्ट कोट पहने, बालों को जेल से पीछे की तरफ सेट किए, कुछ बाल माथे पर बिखेरे, सबसे बेनियाज अपनी भरपूर वजाहत की वजह से लड़कियों की त्वचा अपनी तरफ खींच रहा था, जबकि वजदान भी ग्रे शलवार कमीज पर ब्लैक वेस्ट कोट पहने किसी से कम नहीं लग रहा था। हे तामी, नेहा की आवाज़ पर अल्तमश ने पलटकर सामने देखा तो उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई, जबकि नेहा अल्तमश के खूबसूरती से मुस्कुराने पर हवाओं में उड़ने लगी। गोल्डन गरारे पर शॉर्ट कमीज पहने, दुपट्टा एक कंधे पर डाले, बालों का जूड़ा बनाए, महारत से किए गए मेकअप में बहुत हसीन लग रही थी। अल्तमश के मुस्कुराने पर इसे अपनी तैयारी वसूल होती नजर आई। वो चेहरे पर मुस्कान से चाहे अल्तमश के करीब आई, पर इसके चेहरे से मुस्कुराहट तब गायब हुई जब इसने देखा कि अल्तमश इसकी मौजूदगी से बेखबर अभी भी मुस्कुराते हुए सामने देख रहा है। इसने अल्तमश की नज़रों के ताक़ुब करते हुए मुड़कर देखा तो सामने मिशाल पीच कलर की लंबी फ्रॉक पर दुपट्टा शानों पर ठीक से सेट किए, हाफ बालों का हेयर स्टाइल बनाए, जबकि हाफ बाल पुश्त पर खुले छोड़े, लाइट से मेकअप में नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतर रही थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने पर एक हाथ मिशाल के आगे आया। मिशाल ने नज़र उठाकर देखा तो सामने वजदान मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। मिशाल ने घबराते हुए आहिस्ती से अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। ये मंजर देखकर अल्तमश के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होगी। इसकी आंखों में नापसंदीदगी छा गई, जबकि नेहा ने बेयकीनी से अल्तमश के इस मंजर को देखकर मुस्कुराहट सिमटना देखा। बहुत सी सोचें इसके दिमाग में आई, जिसकी वजह से वो बिना अल्तमश को मुखातिब के गार्डन में आगे फिर वजदान का नंबर डायल करने लगी। वजदान जो मिशाल से महवे गुफ्तगू था, नेहा के कॉल पर इसे एक्सक्यूज़ करके कॉर्नर में आया, फिर कॉल रिसीव की। क्या मुसीबत है? इसने नागवारी से पूछा। तुम्हें मैंने किस लिए बुलाया था, भूल गए हो क्या? अब तक ज़रा सी भी गलतफहमी का बीज तो तक नहीं बोया तुमने इन दोनों के दरमियान, नेहा ने तल्खी से पूछा। स्वीट हार्ट, मैंने अभी अपना प्लान शुरू नहीं किया। पहले इस बकरी को अपने जाल में फंसाना, जो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा। फिलहाल तुम मुझे हुक्म देना बंद करो, मुझे जब सही लगेगा तभी प्लान स्टार्ट करूँगा। वजदान ने शैतानी मुस्कुराहट ले गया। जो भी करना है जल्दी करो। ये कहकर नेहा ने फ़ोन रख दिया। इसकी आंखों से मंजर नहीं हट रहा था जब अल्तमश मिशाल को देखकर मुस्कुरा रहा था। आज अल्तमश की आंखों में से मिशाल के लिए अलग ही चमक दिखी थी, जड़ी उस डंगर नू आज ही नहीं पता। फ़ोन रखकर वजदान ने आहिस्ते से कहा, बकरी। फिर धीमी आवाज़ में कमीनगी से हंसने लगा। कौन बकरी? पीछे से आती आवाज़ पर वजदान ने पलट कर देखा तो सामने नूर खड़ी हैरत से देख रही थी। वजदान भाई, कौन बकरी? इसने फिर पूछा तो वजदान आहिस्ता कदम उठाता इसके करीब आया, फिर गौर से नूर को देखा। इसे अंदाज़ा था कि मिशाल जितनी भोली और बेवकूफ़ है, इसकी छोटी बहन इतनी तेज़ है। सारी साहिबा, आपको किसी ने सिखाया नहीं कि किसी की बातें छुप कर नहीं सुनते? वजदान की संजीदगी से पूछने पर नूर कुछ देर चुप हो गई। मैंने कुछ नहीं सुना, इसने धीरे से कहा। वेरी गुड, वजदान इस्तेज़ाई अंदाज में कहकर चला गया, जबकि नूर ने इसकी पुश्त को देखते हुए कुछ देर सोचा। कुछ तो गड़बड़ है वजदान भाई, मैं हानि को बताती हूँ, ये कहकर नूर हानिया को ढूंढने लगी। पिलर के पीछे से वजदान ने नूर को तंजिया मुस्कुराहट लिए देखा। हानि सुन, नूर ने हानिया के पास आकर कहा जो सेल्फी लेने में मगन थी। अरे नूर, कहाँ चली गई थी? आज जल्दी से पहुँच दे। हानिया ने नूर को अपने बराबर में खड़ा करते हुए कहा, फिर नूर के कंधे पर अपनी कोहनी रखकर पाउट बनाकर सेल्फी देने लगी। हानि बात तो सुन यार, नूर ने फिर से कहा। हाँ हाँ बोल, सुन रही हूँ, हानिया ने मोबाइल पर अपनी और नूर की पिक्स को देखते हुए बोला। हानि, ये जो वजदान भाई है ना, मुझे ठीक नहीं लगते। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम सबके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं। अभी पता है, जब मैं पानी लेने गई तो मैंने इन्हें देखा, ये किसी को बकरी। नूर जो अपनी धुन में बोल रही थी, हानिया पर नज़र पड़ते हैरान रह गई, जो सामने लड़कों के ग्रुप में खड़े एक लड़के को देखने में मगन थी। हानि, नूर के पुकारने पर जब वैसे ही खड़ी रही तो नूर तब उठी। मुझे लगता है तुमसे बात नहीं करी, बल्कि दीवार पर अपना सर फोड़ रही हूँ।
नूर की तेज आवाज़ में कहने पर हानिया हड़बड़ाकर होश में आई। किसका सर फूटा? हानिया ने नासमझी से पूछा तो नूर का दिल चाहा इसी का सर फोड़ दे। मेरा। नूर ने दांत पीस कर कहा, फिर पैर पटकते हुए चलेगी। इससे क्या हुआ? हानिया ने हैरत से सोचा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हार्दी के माइक पर कहने पर सब इसकी तरफ मतवज्जा हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारे घर में दो मंगनी है। हमारे प्यारे तामी उल्फ अल्तमश भाई की नेहा भाभी के साथ, हमारी प्यारी मिशी उर्फ मिशाल की वजदान के साथ। मैं जानता हूँ आप लोग बेसब्री से मंगनी की रस्म का इंतजार कर रहे होंगे, मगर इससे पहले कुछ फ़न हो जाए। वैसे मेरे टाइप का फ़न बहुत फ़नी होता है, बट आज हम मिशाल की टाइप का फ़न करेंगे। मिशाल को शायरी बहुत पसंद है, तो क्यों ना मंगनी की रस्म से पहले थोड़ा शायरी का मुकाबला हो जाए। हादी की बात पर सबने भरपूर तालियां बजाई, जबकि वस्तान ने आंखें घुमाई और नेहा को बहुत गुस्सा ऐसे शायरी से बड़ी चिढ़ थी। अब जैसा कि मैंने कहा कि मिशाल को शायरी बहुत पसंद है, तो पहला शेर मिशाल सुनाएगी। हादी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर माइक रख दिया। सबने बेक वक्त मिशाल को देखा। वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई, फिर इसकी नज़र अल्तमश पर पड़ी, जो हल्की मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। मिशाल ने सर झुकाकर गहरा सांस लिया, फिर अल्तमश को देखते हुए कहा, हमारे हर राज का जो हम राज है, जो साया बनकर हर पल हमारे साथ है, हमारी हर खुशियों का जो हकदार है, तू ही सच्चा दोस्त और लाजवाब यार है। मिशाल के शेर खत्म करने पर अल्तमश के चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ गई। इसने मुस्कुराते हुए मिशाल को देखकर कहा, लबों की हंसी तेरे नाम कर देंगे, हर खुशी तुझ पर कुर्बान कर देंगे, जिस दिन होगी कमी मेरी दोस्ती में, ज़िंदगी को मौत के नाम कर देंगे। अल्तमश के कहने पर मिशाल भी मुस्कुरा दी, जबकि इन दोनों को मुस्कुराते देखकर नेहा ने मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त किया। तभी वस्तान ने इन दोनों को देखकर मिशाल को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए कहा, फासले मिटाकर दिलों में प्यार रखना, दोस्ती का रिश्ता यूं ही बरकरार रखना। माना कि बहुत प्यारे दोस्त हैं आपके, पर इन सब के साथ इस नाचीज़ को भी याद रखना। वजदान के शेर पर मिशाल धीमी मुस्कुराहट के साथ इसे देखने लगी। तभी नूर ने पीछे से मिशाल को पकड़कर कहा, आपके पास दोस्तों का ख़जाना है, दोस्त आपका पुराना है, इस दोस्त को भुला ना देना कभी, क्योंकि ये दोस्त आपकी दोस्ती का दीवाना है। नूर का इशारा अल्तमश की तरफ था, जिसे समझते हुए मिशाल ने अल्तमश को देखते हुए कहा, आपकी दोस्ती को एहसान मानते हैं, इसे निभाना अपना ईमान मानते हैं, लेकिन हम वो नहीं जो दोस्ती में अपनी जान दे, क्योंकि आपकी दोस्ती को हम अपनी जान मानते हैं। मिशाल की बात पर जहाँ अल्तमश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वहीं वजदान ने मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त किया। जिसे नूर पर आया था, इसने फिर मिशाल की तवज्जो अपनी तरफ राग़िब करनी चाहिए। लफ्ज़ों में क्या तारीफ़ करूँ आपकी, आप लफ्ज़ों में कैसे समा पाओगे। हाय हाय, जब लोग हमारे प्यार के बारे में पूछेंगे, मेरी आंखों में हमनवा सिर्फ तुम ही नज़र आओगे। मिस्तान के शेर पर मिशाल ने पलकें झुका ली। तभी अल्तमश के सामने नेहा ने आकर कहा, कम मौन तामी, अब मेरे लिए भी एक शेर कहो ना। नेहा के कहने पर अल्तमश ने कुछ देर इसे देखा, फिर बोलना शुरू किया। आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते, होंठों से कुछ कह नहीं सकते, कैसे बयां करें तुझको ये हाल दिल अपना, तू ही है जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। रियली? अल्तमश के शेर बोलने पर नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर अगले ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट सिमट गई जब इसने देखा कि अल्तमश ये शेर मिशाल को देखते हुए कह रहा था। इसे अपने वजूद में अंगारे भरते महसूस हुए। जबकि वस्तान ने फ़याज़ मीर साहब नेहा के बाप को इशारा दिया, तो इन्होंने इस बात में सर लाते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, मल्लादा वजदान शेर मुक गए। भाई सब ने बहुत अच्छे शेर सुनाए, पर अब वक्त का ज़ाया ना करते हुए आगा जान की इजाज़त से मंगनी की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। मीर साहब ने कहते हुए हैदर साहब की तरफ देखा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। पहले अल्तमश और नेहा की मंगनी की रस्म शुरू हुई। नेहा को रिंग पहनाते वक्त अल्तमश का चेहरा बिल्कुल स्पाट था, पता नहीं क्यों उसे कोई खुशी नहीं थी, जबकि नेहा ने इसे मुस्कुराते हुए रिंग पहनाई। फिर वजदान और मिशाल की रस्म हुई। वजदान ने मिशाल को, फिर मिशाल ने वजदान को रिंग पहना दी। दोनों साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। नेहा ने अल्तमश के बाजू के साथ तकरीबन चिपकते हुए खुशी से कहा। नेहा के कहने पर अल्तमश ने मिशाल को देखा, जो एक नज़र वजदान को देखकर पलके नीचे झुकाकर मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए मिशाल के चेहरे पर गुलाल बिखरा था। न जाने कि अल्तमश को बुरा लगा। ऐसे पहली मरतबा हुआ था कि मिशाल की खुशी पर वो खुश नहीं था। एक चुभन सी हुई थी इसके सीने में। ऐसा नहीं हो सकता, बेसाख्ता इसके मुँह से निकला। अपने के अल्फाजों पर वो खुद हैरान हुआ। क्या नहीं हो सकता? नेहा ने इसकी तरफ देखते हुए हैरत से पूछा। तभी मिशाल ने अल्तमश की तरफ देखा। वो कोशिश के बावजूद भी नहीं मुस्कुरा पाया। मिशाल ने इशारे से इसे बुलाया, पर वो ये मंजर ज़्यादा देर नहीं देख सकता था, इसलिए नेहा से बाजू छुड़वाकर मिशाल के इशारे को नज़रअंदाज करता बाहर की तरफ चल दिया। जबकि नेहा के साथ साथ मिशाल को भी हैरत का शदीद झटका लगा। शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा अल्तमश ने इसे इग्नोर किया था। मिशाल ने नेहा की तरफ देखा, जो ज़बरदस्ती से स्माइल देकर अल्तमश के पीछे बाहर की तरफ चल दी। तामी रुको, हुआ क्या, बताओ तो। नेहा इसके पीछे पोर्च में आई, लेकिन इसे गाड़ी में बैठता देख जोर से बोली, लेकिन उसके चीखने को नज़रअंदाज करता गाड़ी जन से भगा ले गया। नेहा ने नहायत गुस्से के आलम में खुद से दूर होती अल्तमश की गाड़ी को देखा। वो कोई नासमझ तो ना थी जो इसके इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल को मतलब ना समझती हो। वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। इसके दिमाग की रगें फूली हुई थी। वो नहीं जानता इसे किस बात का इतना गुस्सा। सब कुछ तो ठीक था, वो यही तो चाहता था। नेहा से शादी भी इसकी कुछ महीनों बाद थी, फिर ऐसा क्या था जो इसे खल रहा था। यकायक इसके दिमाग में झमाका हुआ, विशाल। इसने सुनसान सड़क पर कार रोकी, फिर उतर कर गाड़ी की बोनट पर आकर बैठ गया और सिगरेट सुलगाने लगा। अब इसकी सोचों का महवर मिशाल थी। आखिर क्यों इसे इतना बुरा लग रहा था? जब मिशाल वजदान को देखकर मुस्कुराती है, इससे कॉल पर बात करती, तो क्यों इसका मूड ख़राब हो जाता? शायद इसीलिए कि मिशी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी मैं था, इसने खुद से कहा। हाँ यही बात है, और क्या बात होगी। मिशी पहले मुझे इंपॉर्टेंस देती थी, पर अब वजदान इसका मंगेतर है, तो मुझसे पहले वो इसके बारे में सोचेगी ना।
इसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन नेहा भी तो मेरी मंगेतर है, पर मैंने हमेशा इससे पहले मिशी को इंपॉर्टेंस दी, तो मिशी के लिए भी तो मैं ही फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए हूँ ना। वो काफ़ी देर तक वहीं पर बैठा, कभी खुद को तसल्लियाँ देता तो कभी खुद से लड़ता। रात 3:30 बजे तक वो घर पहुंचा, लाउंज में से परेशान। मिशाल इस तरह भी कैफियत में टहलती हुई नजर आई। वो मंगनी का ड्रेस चेंज करके सादा से सफ़ेद शलवार कमीज़ में थी। इसे देखते ही इल्तमिश के दिल से सारे खदशे एक भी पल में दूर हो गए, यानी इसकी मिशी नहीं बदली थी। वो जानता था आज के फंक्शन की वजह से मिशाल काफ़ी थक गई होगी, मगर फिर भी वो इसका इंतज़ार कर रही थी। इल्तमिश, आप ठीक तो हैं? मिशाल की इस पर नज़र पड़ी तो इसके पास आकर मिशाल ने परेशानी से पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, इल्तमिश ने इसे देखते हुए कहा। फिर आप यूँ अचानक फंक्शन से क्यों चले गए? हालांकि हमने आपको इशारे से बुलाया भी था, पर आपने नज़रअंदाज कर दिया। हमें लगा आप हमसे नाराज़ हैं। मिशाल ने जिस मासूमियत से इससे कहा, इल्तमिश के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। पागल, मैं कभी अपनी मिशी से नाराज़ हो सकता हूँ? इल्तमिश ने इसकी गाल पर हल्की सी चुटकी काटते हुए कहा। इल्तमिश, मिशाल ने चिढ़ते हुए अपना गाल सहलाया। तो फिर आप कहाँ चले गए थे? मिशाल के पूछने पर वो कुछ पल खामोश हो गया। दोस्त की कॉल आई थी, इमरजेंसी थी, इसीलिए। वैसे इल्तमिश सही है, कोई भी इल्तमिश ने बहाना लाना होंदा अपना, या किसी दोस्त ने अस्पताल पहुंचा देंदा, ये एमरजेंसी च भेज देंदा। इल्तमिश ने आहिस्तगी से कहा। अच्छा चल जल्दी से मेरे लिए दूध लेकर आ, मैं रूम में जा रहा हूँ। इसे खामोश खड़ा देखकर इल्तमिश ने कहा, फिर अपने रूम की तरफ चल दिया, जबकि मिशाल भी मुतमिन सी होकर किचन में चले, वरना आज वो इल्तमिश की इस तरह इग्नोर करने पर बाकी घबरा गई थी। मिशाल इसे दूध का ग्लास देकर चली गई थी। दूध पीकर वो सोने के लिए लेटा तो इसे नेहा का ख्याल आया। इसने मोबाइल उठाकर इसका नंबर डायल किया। नंबर बिजी जा रहा था। अल्तमश को हैरत हुई। इसने टाइम देखा, 3:45 बज रहे थे। इसने फ़ोन साइड पर रखा ही था कि रिंग होने लगी। नेहा की कॉल थी। इसके रिसीव करते नेहा शुरू होगी। तुम्हें पता है तामी, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारी कॉल का, और तुम फंक्शन से अचानक कहाँ चले गए थे? वजह बताओ। कुछ पल इसकी बात सुनते रहने के बाद अल्तमश ने अचानक पूछा, नंबर बिजी क्यों जा रहा था तुम्हारा? नेहा की चलती जुबान को ब्रेक लग गया। वो तामी, मैंने फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर लगाया था, इसीलिए। नेहा को जो समझ में आया इसने बोल दिया। फिर नेहा ने टॉपिक बदल दिया। अल्तमश ने भी इस बात पर ज़रा जोर ना दिया। हाँ, अल्तमश ने अन्ना बन गया। नेहा से बातें करते करते वो उकता गया, क्योंकि नेहा हमेशा की तरह से बातें कम और खुद की तारीफें ज़्यादा कर रही थी। बात करते हुए इसने अचानक कॉल काट दी, जबकि नेहा हैरत से अपना मोबाइल देख रही थी। ये अचानक इसे हो क्या जाता है? अजीब आदमी है, नेहा ने मुँह के ज़ाविये बिगाड़ते हुए कहा। इन लोगों की मंगनी को तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे, जब एक दिन वजदान ने मिशाल से अकेले मिलने का कहा। पहले तो मिशाल ने घबरा कर मना कर दिया, मगर वजदान के नाराज़ होने की धमकी देने पर वो परेशान होगी। फिर इसने रेहाना बेगम से पूछा तो उन्होंने जाने की इजाज़त दे दी। आज मिशाल इसीलिए तैयार हो रही थी, सादा से आसमानी रंग की लंबी फ्रॉक पर शाना पर दुपट्टा फैलाए, लंबे घने बालों की चोटी बनाए, इन्हें आगे करे वो बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरे अल्तमश को तो बताना भूल ही गए हम। अचानक याद आने पर इसने अपने सर पर हल्की सी चप्पत लगाकर कहा, फिर अपना मोबाइल उठा अल्तमश का नंबर डायल करने लगी। बेल जा रही थी, पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मिशाल ने 5 बार मुसलसल कॉल की, पर इसने रिसीव नहीं किया। लगता है मीटिंग में बिजी है, मिशाल ने खुद से कहा। तभी नूर इसके रूम में आई। आप ही वजदान भाई आएंगे आपको लेने? नूर के पूछने पर मिशाल ने इस बात में सर हिलाया। कौन सी जगह जा रहे हैं वो आपको लेकर? नूर ने सरसरी सा पूछा। वो तो हमें भी नहीं पता, मिशाल ने कहा तो नूर सोच में पड़ गई। इतने में वजदान की कॉल आई। लो, लगता है आप वजदान आ गए, मिशाल ने नूर से पूछा। आप ही अब इनसे कॉल पर पूछ लेना कि वो कहाँ जा रहे हैं आपको लेकर। नूर के बोलने पर मिशाल ने कॉल रिसीव की। मिशाल, मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तुम रेडी हो ना? वजदान ने इससे पूछा। जी वजदान, हम तैयार हैं। वैसे आप हमें कहाँ लेकर जाएंगे? मिशाल के पूछने पर वजदान चौंका, क्योंकि ये सवाल इसने पहले तो नहीं पूछा था। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? वजदान के पूछने पर मिशाल बौखला गई। ऐसे? इसने अटकते हुए कहा तो वजदान ने सर झटकते हुए इस जगह का नाम बताया। फ़ोन रखने पर मिशाल ने नूर को जगह का नाम बताया। फिर बीजान की आवाज़ पर बेध्यानी में नूर को अपना फ़ोन पकड़ाते हुए आमना बेगम के रूम में चली गई। कुछ देर बाद हॉर्न की आवाज़ पर मिशाल बाहर आई तो वजदान की कार पोर्च पर खड़ी थी। आज 2 मीटिंग थी, इसलिए पूरा दिन इसका काफ़ी बिजी गुजरा। फ़ोन इसने साइलेंट मोड पर रखा था ताकि डिस्टर्ब ना हो। अभी थोड़ी देर पहले वो फ्री होकर अपने ऑफिस में बैठा था कि नेहा की कॉल आ गई। बोलो, इसने रिसीव करते हुए कहा। तामी, तुम बिजी हो क्या? नेहा ने पूछा। नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। तो फिर चलो ना कहीं लंच पर चलते हैं, नेहा ने प्यार से कहा। नेहा, मैं अब भी फ्री हूँ और काफ़ी थका हुआ भी हूँ, सो आज नहीं, फिर कभी। अल्तमश ने अपना माथा सहलाते हुए कहा। यू नो तामी, तुम बिल्कुल बदल गए हो। ना मुझे ज़्यादा टाइम देते हो, ना ही मेरे कहने पर कहीं बाहर चलते हो। यू नो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। बाय। नेहा ने गुस्से से कहकर फ़ोन रख दिया। अल्तमिश ने भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो नोटिफिकेशन चेक कर रहा था, तभी इसने देखा मिशाल की 5 मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। इसने मिशाल का नंबर डायल किया। हेलो, नूर ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। नूर, मिशी को दो, अल्तमिश ने नूर के रिसीव करने पर कहा। तामी भाई, आप ही तो घर पर नहीं है, नूर ने नॉर्मली कहा। क्या मतलब घर पर नहीं है? कहाँ है मिशी? अल्तमिश ने हैरत से पूछा। आप ही तो वजदान भाई के साथ गई हैं कहीं बाहर, नूर ने इसे बताया। बाहर? पर मिशी ने मुझे बताया क्यों? बोलते हुए अचानक अल्तमिश को मिशाल की मिस्ड कॉल्स याद आई तो वह सख्ती से आंखें मींच गया। वो पहले वजदान से मुतमिन नहीं था। कुछ तो था वजदान में जिसे खटकता था, और अब वो मिशाल को लेकर कहाँ लेकर गया होगा, ये सोचकर अल्तमिश को खुद पर गुस्सा है। काश वो फ़ोन साइलेंट मोड पर ना लगाता। कभी नेहा ने वेख के नहीं तेन कुछ खुट गया, अकल दे अन्ने आ। शिट। नूर, तुम्हें पता वो लोग कहाँ गए?
अल्तमश ने नूर से पूछा तो नूर ने जल्दी से इस जगह का नाम बताया। नाम पता चलने पर अल्तमश ने फ़ोन रखकर कुछ देर सोचा, फिर नेहा का नंबर डायल करने लगा। अल्तमश के फ़ोन रखने पर नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जानती थी अब चाहे कुछ भी हो, अल्तमश सारे काम छोड़ छाड़ कर मिशाल के पास पहुंच जाएगा। सॉरी वजदान भाई, पर मुझे पता नहीं क्यों आप भरोसा लायक इंसान नहीं लगते, इसलिए आप ही को आपके साथ अकेला छोड़ने का रिस्क कम अज़ कम नूर इजाज़ तो नहीं ले सकती। तो नूर इजाज़ अपनी अक्ल थोड़ी सी इस्तेमाल करके किसी ने दास्ते हुए अपने घर वालों को तुम नहीं बता सकती, अल्तमश को ही बता दो तुम। नूर ने नाक चढ़ाते हुए खुद से कहा। वैसे बेचारी ने दसन की कोशिश बड़ी की सी ਉਹਨੂੰ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ और चवल जी ने सुनिया ही नहीं, अपने ही नहीं विची मगन सी हो। वजदान इसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आया। वहाँ एक टेबल पर जो शायद इसने पहले बुक की हुई थी, इस पर मिशाल और वो बैठ के वजदानी से काफ़ी बातें कर रहा था, पर मिशाल इसकी बातों का मुख्तसर जवाब दे रही थी। बहुत पजल और थी, पहली बार अल्तमश के अलावा किसी और के साथ अकेले बाहर आई थी। तभी वजदान ने इसके हाथ सामने अपनी हथेली फैलाई, जिसे देखकर मिशाल बौखला गई। हाथ दो अपना, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मिशाल ने आगे पीछे देखते हुए कहा। क्यों? वजदान ने हैरत से पूछा। वजदान प्लीज़, यहाँ लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मिशाल ने परेशानी से कहा। तो क्या हुआ, मंगेतर हो तुम मेरी? वजदान ने कहा। मंगेतरा तेरी बीवी तो नहीं ना? पर यहाँ तो किसी को नहीं पता ना, मिशाल ने फिर इधर उधर देखकर कहा जहाँ लोग अपनी बातों में मगन थे। ओ प्लीज़ मिशाल, वजदान ने थोड़ा ज़ोर से कहा। तो मिशाल ने घबराते हुए इसकी हथेली पर अपना पसीने से नम हाथ रख दिया। फिर वजदान आहिस्ता आहिस्ता इसका हाथ सहलाते हुए इससे बात करने लगा, जबकि मिशाल रोहानसी होगी। इसे वजदान का यूँ हाथ सहलाना बहुत अजीब लग रहा था। वो इससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वजदान ने और मजबूती से इसका हाथ पकड़ लिया और इसी तरह इसका हाथ सहलाता रहा। तुम्हें पता है मिशाल, जब से मेरी तुमसे मंगनी हुई तब से मैं किस कदर खुश रहने लगा हूँ, वजदान ने मुस्कुराते हुए इसे देख कर कहा। वजदान प्लीज़, इसने इसे इल्तिजाइया अंदाज में कहकर फिर से हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर बेसुध। इस वक्त मिसाल को शिद्दत से अल्तमश की याद आई। और आज तुम मुझसे मिलने आई, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे ज़्यादा खुश तो तुझसे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ। अचानक आने वाली आवाज़ पर मिशाल जो जोर देने को थी, इसने चौंक कर वजदान के पीछे देखा। जबकि वजदान ने भी नासमझी से गर्दन मोड़कर देखा, पर सामने खड़े इंसान को देखकर वजदान के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई। इसे शदीद गुस्सा आया। सामने अल्तमश कोट को एक बाजू पर डाले ग्रे शर्ट और पैंट पर अपनी भरपूर वजाहत समेत चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए खड़ा था। मिशाल को लगा इसकी दुआ कबूल होगी। इसी के साथ नेहा भी खड़ी थी, पर नेहा के फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था वो खुद शॉक्ड है मिशाल और वजदान को देखकर। अल्तमश आहिस्ता कदम उठाता हुआ इन लोगों की टेबल पर आए। बेसाख्ता वजदान ने मिशाल का हाथ छोड़ा। इसने मिशाल को देखा, जो आंखों में खुशी की चमक ली अल्तमश को देख रही थी। इसका खून खौल गया। कितनी खुशी हो रही है मुझे तुम दोनों को यहाँ देखकर, कितना अच्छा इत्तेफाक है ना। आज मेरा भी नेहा को लेकर यहीं आने का प्लान था, अल्तमश ने एक नज़र नेहा को देखकर इन दोनों से कहा, जबकि नेहा को अब इसके अचानक लंच पर लेकर आने का मतलब समझ में आया था। अब एक जगह पे मिली गए तो लंच भी एक साथ ही कर लेते हैं, अल्तमश ने पुरजोश होकर वजदान से राय ली, जब तक खामोशी से देख रहा था। क्यों नहीं, ज़रूर, मिशाल ने खुशी से कहा। दरअसल मैंने सिर्फ 2 अफराद के लिए टेबल बुक की थी। वजदान ने मिशाल को देखते हुए अल्तमश को संजीदगी से कहा। नो प्रॉब्लम। ये कहते हुए अल्तमश ने बराबर वाली टेबल से एक चेयर उठाकर इन लोगों की टेबल के साथ रखी और इस पर बैठ गया। चलो नेहा, तुम भी एक चेयर उठा लो वहाँ से। अल्तमश की इस हरकत पर जहाँ वजदान ने अपना गुस्सा ज़ब्त किया, वहीं नेहा ने बेयकीनी से देखा। मैं? नेहा ने अपनी तरफ इशारा करते हुए हैरत से पूछा। हाँ बिल्कुल, नेहा तुम्हारा ही नाम है ना। अल्तमश के तंजिया अंदाज पर नेहा गुस्से से मुंह बनाते हुए बराबर वाली टेबल से एक चेयर ले आई। वेटर, नेहा के बैठने पर अल्तमश ने वेटर को बुलाया, फिर सबसे पूछकर ऑर्डर दे दिया। पैसे कौन देगा? कुछ देर बाद वो लोग छोटी मोटी बातों के साथ अपना लंच करने लगे। वजदान जो जब से खामोशी से लंच कर रहा था, मान इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैली। इसने एक नज़र अल्तमश की तरफ देखा, जो मुकम्मल बातों में मगन था। फिर आहिस्ती से अपना एक पाँव शूज़ से आज़ाद किया और मिशाल के पैरों की तरफ लेकर गया, पर अचानक इसे अपने पैर पर किसी के शूज़ का दबाव महसूस हुआ। इसने छंपे से हल्का सा सर झुकाकर टेबल के नीचे देखा तो इसे शदीद हैरत हुई। इसका पैर अल्तमश के शूज़ के नीचे था। वजदान ने नज़र उठाकर देखा तो अल्तमश सर्द आंखों से इसे घूर रहा था। इसने आहिस्ती से अपना पैर इसे छुड़ाकर वापस शूज़ पहन ली। वजदान एक बात अच्छे से समझ चुका था कि वो कम अज़ कम अल्तमश के सामने मिशाल के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था। कैसा लगा? अल्तमश ने वजदान से सर्द लहजे में पूछा। इसके लहजे पर नेहा और मिशाल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। खाना कैसा लगा यहाँ का? काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है ये, अल्तमश इन दोनों को वजाहत देकर फिर खाने में मगन हो गया। बहुत अच्छा है, मिशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो नेहा ने भी मसनूई मुस्कुराहट के साथ सर अस्पात में हिलाया, जबकि वजदान तने व जबड़ों समेत अल्तमश को घूर रहा था। लंच के बाद वजदान ज़रूरी काम का कहकर वहाँ से चला गया, तो मिशाल अल्तमश के साथ हो ली। अल्तमश ने नेहा को इसके घर ड्रॉप करके मिशाल को भी हैदरविला ड्रॉप किया, फिर ऑफिस के लिए निकल गया। अभी मिशाल पोर्ट से होते हुए अंदर ही जा रही थी कि गाड़ी का हॉर्न बजा। मिशाल ने पलट कर देखा तो सामने वजदान की कार खड़ी थी। वजदान कार से निकल कर मिशाल के सामने। अरे वजदान आप? मिशाल ने हैरत से पूछा। तुम्हारा पर्स मेरी कार में रह गया था, वजदान ने कहते हुए मिशाल का पर्स आगे किया। मिशाल ने पर्स थामकर वजदान को हल्की सी स्माइल दी, फिर अंदर चली गई। तभी वजदान के मोबाइल पर नेहा की कॉल आई। हेलो, वजदान ने रिसीव करते हुए कहा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम और मिशाल वहाँ क्या कर रहे थे? नेहा ने गुस्से से पूछा। अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ कि तुम और अल्तमश वहाँ क्या कर रहे थे, कैसे पहुँचे? हालांकि मिशाल ने बात करते हुए मुझे ये बताया था कि वो मेरे साथ लंच पर आने की बात अल्तमश को बताना भूल गई। फिर किसने अल्तमश को बताया? वजदान ने सख्ती से पूछा। मुझे क्या पता, नेहा ने तंग आकर कहा।
देखो नेहा, मैं तुम्हारे काम के लिए सिर्फ इसीलिए राजी हूँ कि मुझे मुआवजे के साथ साथ इस बकरी को यूज़ करने को भी मिले, मगर यहाँ तो सब कुछ उलट है। जब मैं इस मिशाल के साथ अकेले होना चाह रहा हूँ तो इसका वो कज़न बीच में टपक जाता है। वजदान ने तल्खी से कहा, तो मैं क्या करूँ? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है ना विशाल को यूज़ करने की, तो पहले इन दोनों की दोस्ती खत्म करवाओ। नेहा ने भरपूर नफरत से कहा। लाखलाना तड़े दूना दे, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। वजदान ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या प्लान करना पड़ेगा? पीछे से आती आवाज़ पर वजदान कुछ देर चुप रहा, फिर आहिस्ती से कॉल काट कर फ़ोन जेब में रखा और मुड़कर देखा। सामने नूर खड़ी तफ्तीशी नज़रों से वजदान को देख रही थी। पैसे बड़ी डंगरा नूर भी, तू देख लिया सुन लिया, जाके दस दे, तू ओनू जरूर दी नजर चाहना। वजदान के माथे पर कशिकने पड़ी। पहले कज़न, अब बहन। वो आहिस्ते से बड़बड़ाता इसके करीब है। वजदान भाई, किस प्लान की बात कर रहे थे आप? नूर ने फिर पूछा तो वजदान खामोश नजरों से कुछ देर से यूं ही देखता रहा। तुम्हारी उम्र क्या है? वजदान ने इसका सवाल नज़रअंदाज करते इससे पूछा। 18 क्यों? नूर को हैरत हुई इसके बेतुके सवाल पर। फिर आहिस्ती से इसने जवाब दिया, छोटी हो भी। सो लिटिल गर्ल, मेरी एक बात मानोगी? वजदान ने इसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए पूछा। जी? नूर ने कदम पीछे लेते हुए कहा। अपने काम से काम रखा करो वरना बहुत पछताओगी। वजदान ने जितनी सर्द आवाज़ में कहा, नूर को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। समझ आई लिटिल गर्ल? नूर के चुप रहने पर इसने फिर पूछा। नूर को इसकी नज़रों से खौफ आने लगा, तभी आहिस्ता से सरस बात में हिलाकर वो और कुछ कहे बिना जल्दी से अंदर चली गई। सबसे पहले इस छोटी बकरी का मुंह बंद करवाना होगा। वजदान नूर के सरापे को गहरी नज़रों से देखता हुआ बड़बड़ाया। कुछ दिनों बाद वजदान ने फिर मिशाल को मिलने की जिद की। इस बार मिशाल ने साफ इनकार कर दिया तो वजदान हैदरविला पहुंच गए। इसने बीजान से इजाज़त ली तो इन्होंने 2-3 दफ़ा मना करने के बाद आखिरी से इजाज़त दे दी, जिस पर मिशाल ने अल्तमश को बताया तो अपनी पॉसेसिव नेचर के बरखिलाफ अल्तमश ने भी इसे वजदान के साथ जाने की इजाज़त दे दी। मिशाल को शदीद हैरत हुई। पिछली दफ़ा वजदान ने जो इसके साथ किया इसकी वजह से वो काफ़ी घबरा गई थी, मगर वजदान की लगातार जिद की वजह से आखिरकार वो मान गई। जबकि वजदान खुश था कि इस बार इसने अल्तमश का भी इंतज़ाम किया हुआ था। हम कहाँ जा रहे हैं वजदान? मिशाल ने कार ड्राइव करते हुए वजदान से पूछा। स्वीट हार्ट, इस बार मैं तुम्हें किसी जगह नहीं ले जा रहा, बल्कि हम लॉन्ग ड्राइव पर हैं। हम वजदान के स्वीट हार्ट कहने पर मिशाल की गाल सुर्ख हो गई। प्लीज़ वजदान, हमसे इस तरह से बात मत किया करें। मिशाल ने चिढ़ते हुए कहा तो वजदान ने आंखें घुमाई। तो किससे करूँ, तुम ही बताओ। वजदान ने प्यार से कहते हुए मिशाल का नाजुक सा हाथ थामा और इसे अपने करीब करते हुए इसके सुर्ख होते गाल पर झुका ही था कि मिशाल ने झटके से इसे दूर किया और इसे अपना हाथ छुड़ाया। वो बहुत बुरी तरह घबराई थी वजदान की इस हरकत पर। अब हर जगह अल्तमश थोड़ी से प्रोटेक्ट करने आएगा, कभी तो इसे अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। वजदान ने हैरत से इसकी हरकत नोट की, फिर झटके से कार रोकी। व्हाट रबिश मिशाल, वो नागवारी से बोला। देखिए वजदान, हमने आपको पहले भी बताया था कि ये हमें इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद। इसके लहजे से घबराते हुए मिशाल ने अटकते हुए कहा। किस तरह की हरकतें? वजदान ने सख्ती से पूछा। बकौल वजदान के आखिर ऐसा भी क्या अनोखा था इसमें जो इतने नखरे कर रही थी? हाँ, वो ये बात मानता था कि मिशाल के खूबसूरत चेहरे पर बला की मासूमियत थी जो इसे दूसरी लड़कियों से थोड़ा मुख्तलिफ बनाती थी, मगर वो भी तो किसी से कम नहीं था। लड़कियाँ इसकी खूबसूरती से मायूब होकर इसके आगे पीछे घूमती थी। आखिर कैसे बर्दाश्त कर लेता हूँ मिशाल का खुद को धुतकारना? इसके सख्त लहजे पर मिशाल ने ठहर कर सर झुका लिया। देखो मिशाल, आजकल के दौर में ये सब मामूली बात है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो, और वैसे भी मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारा मंगेतर हूँ। कुछ महीनों बाद हमारी शादी है, फिर ये सब। वजदान ने बहुत मुश्किल से अपने लहजे को नरम करते हुए इसे समझाया। पर जो भी हो वजदान, ये गलत है। मिशाल ने इसका लहजा नरम देखते हुए पुरनम लहजे में कहा। इसके आवाज़ में नमी महसूस करते हुए वजदान ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, फिर नरमी से कहने लगा। ओके, अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। ये कहते हुए आखिर में वजदान मुस्कुराया तो मिशाल भी हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर वजदान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इसके मुंह पर तो मुस्कुरा दिया, पर वजदान ने सोच लिया कि इसे धुतकारने की सज़ा वो मिशाल को देगा, और ये सज़ा वो अभी देने का इरादा रखता था। यकायक इसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया। इसने आहिस्ते से अपना मोबाइल निकाला और इस पर कुछ डायल करके वापस जेब में रख दिया। फिर एक नज़र मिशाल को देखा जो बाहर देखने में मगन थी। वजदान ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो करते हुए मिशाल के पर्स की जिप खोली और इसमें से मिशाल का मोबाइल निकाल लिया। थोड़ी देर बाद वजदान के फ़ोन पर बीप बजी। इसने कार रोकी तो मिशाल भी इसकी तरफ मतवज्जा हुई। हेलो, वजदान ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या वो? व्हाट? अच्छा तुम वेट करो, मैं 15 मिनट में आता हूँ। वजदान ने परेशानी से कहकर फ़ोन रखा। क्या हुआ वजदान? मिशाल ने इसका परेशान चेहरा देखकर पूछा। मिशाल, एक एमरजेंसी हो गई है। ऑफिस के कुछ कलीग्स ने हमारी डील में गड़बड़ कर दी है, मुझे अभी जाना होगा। वजदान ने टेंशन से कहा। तो कोई बात नहीं वजदान, आप हमें घर ड्रॉप करके चले जाएं, वैसे भी काफ़ी देर हो गई हम घर से निकले हुए। मिशाल ने बाहर देखते हुए कहा जहाँ शाम के साए लहरा रहे थे। मिशाल, प्रॉब्लम ये है कि मेरा ऑफिस यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है, जबकि तुम्हारा घर यहाँ से तकरीबन पौन घंटे पर दूर है, और मुझे ऑफिस अभी पहुँचना है। वजदान की बात पर मिशाल भी परेशान होगी। तो क्या करे फिर? मिशाल ने परेशानी से पूछा। मिशाल, ऐसा करो, तुम कार से उतरो, टैक्सी से घर चले जाओ। यहाँ वैसे भी कई टैक्सी जाते रहते हैं। वजदान की बात पर मिशाल के होश उड़ गए। इसने आसपास देखा, दूर दूर तक इसे जंगल ही दिख रहा था। वजदान, आप कैसी बातें करें, आप वक्त देखें, शाम होने वाली है, हम कैसे टैक्सी से जाएंगे? मिशाल ने बुखलाते हुए कहा। देखो मिशाल, अगर अर्जेंट ना होता तो मैं तुम्हें खुद टैक्सी करवा देता, पर अभी बात समझो। मिशाल, चाचू भी ऑफिस नहीं गए, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ उतर जाओ। वजदान ने मतानत से कहा तो मिशाल को रोना आने लगा। इसने एक बार फिर बाहर देखा जहाँ तकरीबन शाम हो चुकी थी, फिर वजदान को देखा। एक हाथ में मोबाइल था, मैं वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था।
जबकि इसकी नज़र हर थोड़ी देर में मोबाइल पर जा रही थी। लोकेशन देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। इसने मिशाल को विजदान के साथ बासानी जाने दी क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर विजदान चाहता क्या। पर मिशाल के जाने से पहले वो इसके फ़ोन पर लोकेशन ऑन करना नहीं भूला और अब लोकेशन जंगल के बीचों बीच स्टॉप हो गई थी। इसने मोबाइल देखते हुए कार जंगल के रास्ते पर मोड़ी थी कि इसके फ़ोन पर नेहा कॉलिंग लिखा है। हेलो, इसने रिसीव करते हुए कहा। हेलो, हेलो तामी, नेहा की रोती आवाज़ पर इसने झटके से कार रोकी। सब ठीक है नेहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अल्तमश ने सीधे होते हुए पूछा। प्लीज़ तामी, प्लीज़ जल्दी मेरे घर आ जाओ, पापा को पता नहीं क्या हो गया, इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, नेहा ने रोते हुए इससे कहा। क्या हुआ अंकल को? अल्तमश ने परेशानी से पूछा। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस प्लीज़ जल्दी आ जाओ, इनको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नेहा के कहने पर अल्तमश ने अपनी परेशानी मसली। ओके तुम रो मत, मैं कोशिश करता हूँ जल्द आने की, अल्तमश ने कहकर फ़ोन रखा। प्लीज़ जल्दी आओ तामी, नेहा ने अपने फ़ोन को देखते हुए कहा। फिर इसके चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट फैल गई। अल्तमश ने एक दफ़ा फिर लोकेशन देखी जो अभी तक किसी जगह पर स्टॉप थी। वजदान ने कार जंगल के बीच में क्यों स्टॉप की? रोकी है। अल्तमश ने बाले में हाथ फेरते हुए सोचा, क्या करूं? मिशी के पास जाऊं, लेकिन अगर अंकल की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो? ये सोचते अल्तमश ने गाड़ी वापसी के रास्ते पर मोड़ ली, जबकि दूसरी तरफ मिशाल रूहानसी होकर अपना पर्स लेते हुए आहिस्ती से वजदान की कार से उतरी। सॉरी मिशाल, वजदान ने मतानत से कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की और जन से भगा ले गया। क्या करें हम? वजदान के जाने के बाद मिशाल ने परेशानी से सोचा, तभी इसके जहन में धमाका हुआ। अल्तमश, उफ, हमने पहले क्यों नहीं सोचा, हम अल्तमश को कॉल कर लेते। पहले के मुकाबले में मिशाल के चेहरे से परेशानी गायब थी। इसने खुश होते हुए जल्दी से अपने पर्स में फ़ोन निकालने के लिए हाथ डाला, पर ये क्या, इसका मोबाइल ही नहीं था पर्स में। इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब होगी। इसने सर झुकाकर गौर से अपने पर्स के अंदर देखा, फिर इसे ठीक से टटोला। इसी में तो रखा था, इसने रूहानसी होकर खुद से कहा। इसने एक नज़र आसमान पर डाली। मुकम्मल शाम हो चुकी थी, अब तो अंधेरा भी छाने लगा था। फिर इसने रोड देखा, दूर तक सुनसान रोड, दाएं बाएं जंगल, टैक्सी तो दूर की बात अब तक एक बाइक या कार तक नहीं गुजरी थी वहाँ से। मिशाल को अब सही मानों में अपने होश उठते हुए महसूस हुए। इसने पूरी कोशिश की कि ना रोए, पर आंसू पलकों की बाट दौड़ते हुए इसके सफ़ेद गालों पर फिसल पड़े। खौफ से इसकी जान निकलने को थी, तभी इसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकला, अल्तमश। इसने गाड़ी अपने फ्लैट की पार्किंग एरिया में पार्किंग पे निकलकर लिफ्ट की तरफ गया। अपने फ्लोर पर पहुंचकर वो शुरू के 2-3 रूम को छोड़कर अपने रूम के दरवाजे पर पहुंचा। फिर लॉक खोलकर अंदर दाखिल हुआ और लाउंज के सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। आज मिशाल के धक्का देने पर इसका पारा हाई हुआ। आखिर इसकी हिम्मत कैसे भी वजदान अली को धुतकारने की, लेकिन खैर इसकी सज़ा वो मिशाल को दे आया था। इसने मिशाल का फ़ोन अपनी जेब से निकाला, जिसने मिशाल की बेखबरी का फ़ायदा उठाते हुए इसके पर्स से निकाला था। ये मुझे धुतकारने की छोटी सी सज़ा है मिशाल एजाज, अब भटकते रहो सारी रात जंगल में। मिशाल का मोबाइल हाथ में घुमाते हुए तंजिया मुस्कुराहट समेत बोला। अब इसका ख्याल थोड़ा रिलैक्स करने का था। इसने अपना फ़ोन निकाला, फिर नंबर डायल किया। हेलो, रिसीव करने पर वजदान ने कहा। हेलो हनी, पुरकशिश नस्वानी आवाज़ आई। डार्लिंग, आज रात मेरे साथ बिताना, मैं अपने फ्लैट में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वजदान ने मिशाल का मोबाइल टेबल पर रखते हुए कहा। ओके स्वीटी, खिलखिलाती आवाज़ में जवाब आया। जल्दी आओ, वजदान ने कहकर फ़ोन रखा, फिर सोफे की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। यही तो इसका मामूल था। जब वो बोरिया फिर गुस्सा होता तो रेशम बाइक के कोठे से किसी भी एक लड़की को अपने पास बुला लेता, रिलैक्स होने के लिए। चित्रा दी कमियाँ बस है। वो पिछले 10 मिनट से एक ही जगह पर खड़ी बार बार अपने दाएं बाएं देख रही थी। अब तक कोई टैक्सी तो क्या, इंसान भी नहीं दिखा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, इसकी खौफ से जान निकल रही थी। हम कैसे घर जाएंगे, इसने रोते हुए खुद से कहा। इसे नहीं पता अल्तमश जाने से पहले इसे फ़ोन अपने साथ रखने की ताकीद क्यों कर रहा था, पर अब वो पछता रही थी। काश वो अल्तमश की बात पर थोड़ा गौर कर लेती तो अभी फ़ोन इसके पास होता और वो इसे कॉल करके बुला लेती। इसके दिमाग में एक ही बात गूंजी थी कि अगर अल्तमश इसके साथ होता तो कभी इसे इस तरह अकेला ना छोड़ता। अल्तमश की सोच आते हुए एक बार फिर से इसकी, अल्तमश, उधर देखकर क्या पुकारी हो? इधर हूँ मैं, मानूस सी आवाज़ पर मिशाल ने झटके से पलट कर देखा तो बेयकीनी से इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। डोरबेल की आवाज़ पर नेहा जो फ़ोन यूज़ करने में मसरूफ़ थी झटके से उठी। इसने फ़याज़मीर को इशारा किया तो वो जल्दी से खुद पर कंबल सेट करते हुए लेट गए। देखो सही से एक्टिंग करना, नेहा ने फ़याज़मीर को आंखें दिखाते हुए कहा। फिर इनके रूम से निकलते हुए सीढ़ियों की तरफ गई। सीढ़ियाँ तय करते हुए नीचे पहुंची, फिर जल्दी से अपने गाल खींचकर इन्हें थोड़ा सुर्ख किया, फिर रोने वाला चेहरा बनाते हुए गेट खोला। फिर सामने खड़े इंसान को देखकर इसे शदीद हैरत हुई। तुम? नेहा ने आंखें मुकम्मल खोले हैरत से पूछा। जी भाभी, मैं आपका देवर, अंदर नहीं बुलाएंगी क्या? हादी कहते साथ नेहा के साइड से होते हुए अंदर आया। हादी किसी के भी घर बगैर इजाज़त अंदर नहीं जाते। हेलो भाभी, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? अभी नेहा इसी हैरत से देख रही थी जब पीछे से नस्वानी आवाज़ पर इसने मुड़कर गेट की तरफ देखा, जहाँ हादी को डांटने के बाद पतीसी निकाले नेहा के सामने खड़ी थी। नेहा को डबल हैरत हुई, पर जल्दी इसने खुद को कंट्रोल किया। भाभी, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? नेहा को खामोश देकर हादी ने मुस्कुरेपन से रुक रुक कर पूछा तो नेहा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए सारा बात में हिलाया। जी तो भाभी, कहाँ है अंकल? हादी जो पूरे घर को सताइशी नज़रों से देख रहा था मुड़कर अब नेहा से पूछने लगा। कहाँ है अंकल मतलब? नेहा ने नासमझी से पूछा। अरे हम अंकल को लेने आए। हादी के पास तामी भाई की कॉल आई थी, इन्होंने कहा कि अंकल की तबीयत ख़राब होगी, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तामी भाई खुद आते पर वो भी कहीं दूर निकले हुए, इन्हें आने में देर हो जाएगी, तभी इन्होंने हादी को भेजा। खाने की तफसील से बताने पर नेहा को एक और झटका लगा। हैरत का इसका खून खौल गया। अब बताएं भाभी, कहाँ है अंकल? हादी ने फिर पूछा। हादी, एक्चुअली पापा की तबीयत अब ठीक हो गया, अब वो आराम करें तो हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा प्लान तो चौपट हो गया, अब क्या फ़ायदा एक्टिंग का, इसलिए नेहा ने इन दोनों को भेजने के लिए कहा। तो हम इन्हें देख लेते हैं एक नज़र। वैसे आंटी कहाँ है?
हादी कहने के साथ साथ सीढ़ियाँ तय करते हुए ऊपर जाने लगा। इसके साथ हानिया भी बोली तो नेहा जल्दी से इन दोनों के पीछे गई। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? नेहा ने इन दोनों के सामने आते हुए पूछा। ऊपर जा रहे हैं, हानिया ने जैसे इसकी नॉलेज में इजाफा किया। नेहा समझ की दोनों फ्याजमीर से मिले बिना नहीं जाएंगे, तभी मुस्नुही मुस्कुराहट लिए दोनों से कहा, पापा से मिलना है ना, आओ इनके रूम में चलते। नेहा इन दोनों को लेकर फ्याजमीर के रूम में आई तो फ्याजमीर सीने पर हाथ रखकर जोर से चीखे थे। हाय मैं मर गया, हाय। नेहा को इनकी फजूल सी एक्टिंग पर जी भरकर गुस्सा है। क्या हुआ अंकल? हादी ने फिक्रमंदी से फ्याजमीर के पास आकर पूछा तो वो जोर शोर से एक्टिंग करने लगे। लगता है इनका बीपी शूट कर गया, हादी ने पुरसोच लहजे में कहा तो नेहा ने हैरिस की तरफ देखा। हादी ऐसा हो सकता है हार्ट अटैक हो गया या फिर फारिस का अटैक भी तो हो सकता है, हानी के कहने पर नेहा ने झटके से इसकी तरफ देखा, जबकि फ्यासा भी अपनी एक्टिंग भूलकर इस लड़की की तरफ देखने लगे जिन पर फजूल के तुक्के लगा रही थी। अभी सही है। नहीं हानिया, पापा का शुगर लेवल लो हो गया, मैंने इन्हें चॉकलेट दे दी, अब वो बिल्कुल ठीक है। तहम्मल, हाँ, नेहा ने तहम्मल से कहते हुए आंखों में फ्याज साहब की तरफ देखा तो इसका इशारा समझ के जल्दी से सीधे होते हुए इस बात में सारी लाने लगे। हाँ हाँ ठीक हो गया मैं, इनके जल्दी से कहने पर हादी ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। चॉकलेट? भाभी और हैं क्या चॉकलेट आपके पास? हानी ने नदीदेपन से कहा। हानी भाभी के घर पर नो नदीदापन, चलो घर चलो, रास्ते में दिला दूंगा तुम्हें, हादी ने इसे समझाते हुए कहा तो हानिया का मुंह बन गया। अच्छा भाभी हम चलते हैं, भाई को बता देंगे अंकल की तबीयत बेहतर है अब। हानी नेहा से इजाज़त ली तो इसने मुस्कुराते हुए जल्दी से इस बात में सर हिलाया। इन दोनों के जाने के बाद नेहा अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। दोनों बहन भाई ने थोड़ी देर में इसका दिमाग ख़राब कर दिया था। सोचा क्या था हुआ क्या। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? फ्याजमीर ने हंसते हुए से तारीफ सुननी चाहिए। बिल्कुल बकवास, तुम्हारी तरह बुढ़े। नेहा इन पर चीख कर रूम से बाहर चली गई। कार के बोनट से टेक लगाया हुआ इसी की तरफ मतवजह था। मिशाल को यकीन नहीं आ रहा था वो इसके सामने खड़ा है। वो भागती हुई इसके पास गई। अल्तमश आप? मिशाल ने बेयकीनी से कहा। हाँ मैं, अल्तमश ने इसको देखते हुए कहा। कार वापसी के रास्ते पर मोड़ते हुए इसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि लोकेशन जंगल के बीचों बीच क्यों स्टॉप है। इसने एक और मरतबा अपना मोबाइल चेक किया मगर इस पर लोकेशन शो नहीं हो रही थी। इसने कार रोकी, फिर मिशाल के नंबर पर कॉल की लेकिन नंबर बंद जा रहा था। इसे शदीद हैरत हुई। फिर कुछ सोचते हुए अल्तमश ने हादी के नंबर पर कॉल करके इसे नेहा के घर जाने का कहा ताकि वो अंकल को हॉस्पिटल ले जाए। हादी से बात करके इसने कॉल वापस जंगल की तरफ मोड़ दी। वो जल्द से जल्द मिशाल के पास जाना चाहता था। अजीब वहमे इसे सता रहे थे। कुछ दूर जाकर इसे बीच रास्ते में कोई खड़ा नजर आया। इसे वो लाखों में भी पहचान सकता था। वो मिशाल ही थी, पर वो वहाँ अकेली क्यों खड़ी थी? वजदान कहाँ था? ये सोचते हुए अल्तमश ने कार वहीं पर रोक दी। हमें यकीन नहीं आ रहा अल्तमश आप? मिशाल से खुशी से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वजदान कहाँ है? अल्तमश ने संजीदगी से पूछा। इसके सवाल पर मिशाल की मुस्कुराहट मासूम होगी। मैंने कुछ पूछा है मिशी? अल्तमश के दोहराने पर मिशाल ने इसकी तरफ देखा। वो इन्हें कुछ ज़रूरी काम था, इसी वजह से वो चले गए, मिशाल ने आहिस्ती से कहा। अल्तमश के माथे पर बल पड़े। तुझे इस जंगल में अकेले छोड़कर? अल्तमश ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए पूछा तो मिशाल ने आहिस्ती से सर हिलाया। और तेरा मोबाइल कहाँ है? अल्तमश के फिर पूछने पर मिशाल ने सर झुका लिया। शायद हम वजदान की कार में भूल गए, इसने हल्की आवाज़ में कहा। मैं तो बकवास कर रहा था तुझसे कि अपना मोबाइल हाथ में रखना। अल्तमश ने इसे हल्का सा छिड़का तो मिशाल का रोने वाला मुंह बन गया। अच्छा रो तो मत, मैं कौन सा गुस्सा हो रहा हूँ, चल कार में बैठ। इसका रोने वाला मूड देखकर अल्तमश ने तहम्मुल से कहा। इसे कहाँ बर्दाश्त था मिशाल का ज़रा सा भी रोना। इसकी बात पर मिशाल खामोशी से कार में जाकर बैठ गई। रास्ते में अल्तमश बिल्कुल खामोश रहा। मिशाल ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर भरपूर संजीदगी छाई हुई थी। शायद वो किसी सोच में गुम था। वैसे आप पहुँचे कैसे वहाँ पर? कुछ देर की खामोशी के बाद मिशाल ने जब से जहन में उमड़ता सवाल पूछ लिया। इसके सवाल पर अल्तमश ने इसे देखा जो मुकम्मल अल्तमश की तरफ मतवज्जा थी। तूने कैसे सोच लिया कि तू जब मुश्किल में होगी तो मैं नहीं पहुँचूंगा? अल्तमश ने उल्टा इसे सवाल किया तो मिशाल को हैरत हुई। मतलब अगर हम कहीं बहुत दूर भी हुए और किसी तकलीफ या मुश्किल में हो तो आप वहाँ भी आ जाएंगे? मिशाल के मासूमाना सवाल पर अल्तमश हल्का सा हंस दिया। पहली बात, तुझे मैं कभी खुद से बहुत दूर नहीं जाने दूंगा, और अगर ऐसा कभी हुआ भी तो याद रखना मिशाल एजाज, हर मुश्किल में अल्तमश ज़मान इसके साथ खड़ा रहेगा। अल्तमश ने जिस यकीन से कहा मिशाल को खुद की किस्मत पर गरूर सा होने लगा। खुदा ने किस कदर कीमती तोहफा दिया था इसे अल्तमश के रूप में। मिशाल की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ मिशी? इसकी आंखों में आंसू देकर अल्तमश बौखलाया। कुछ नहीं, मिशाल ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। और अल्तमश वो थम सा गया। आंसू समेत पूरी आंखें और कटावदार गुलाबी लबों पर मुस्कुराहट का जोड़ काफ़ी हसीन लग रहा था। इसकी एक बीट मिस हुई। वो मबहूत सा इसे देखेंगे। अल्तमश सामने देखें। मिशाल के आवाज़ पर वो होश में और झटके से गाड़ी रोकी। ये क्या हो रहा था इसे? मिशाल के इसकी फीलिंग्स अजीब क्यों हो रही थी? क्या हुआ अल्तमश, आप ठीक है? मिशाल ने इसकी तरफ देखते हुए परेशानी से पूछा तो अपनी सोच से निकलते मिशाल को देखने लगा, मगर जल्दी इसके चेहरे से नजर चुराते हुए इस बात में सर हिलाने लगा। फिर कार स्टार्ट की। घर पहुंचकर मिशाल ने इसे किसी को भी वजदान की हरकत न बताने का कहा, जिस पर इसे हैरत तो हुई पर वो खामोश रहा। अंदर जाने पर हादी ने इसे बता दी कि फ़याज़ साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, जिस पर मुतमिन होता अपने रूम में चला गया। अपने रूम में आकर इसने नेहा को कॉल करके फ़याज़ साहब की तबीयत पूछने का सोचा। दूसरी बार पर नेहा ने कॉल रिसीव की। तबीयत कैसी है अब अंकल की? अल्तमश ने बेड पर बैठते हुए पूछा। तुमसे मतलब, तुम्हें अगर इतनी फिक्र थी तो आते ना खुद मेरे बुलाने पर। नेहा जैसे भरी बैठी पड़ी थी। हादी ने बताया तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं थी। अल्तमश को इसका लहजा बुरा लगा मगर वो इग्नोर करते हुए बोला, तुम पहले मुझे ये बताओ तुम थे कहाँ? नेहा ने इसी टोन में पूछा। ज़रूरी काम से गया था, अल्तमश ने तहम्मुल से कहा। तभी मिशाल रूम नॉक करके अंदर आई। अल्तमश आपकी कॉफ़ी? मिशाल ने इसे कॉल पर मसरूफ़ देखकर आहिस्ता से कहा, फिर रूम बंद करके चली गई। नेहा ने मिशाल की आवाज़ सुनी तो इसे हैरत हुई। इसको लगा इसने गलत सुना है, क्योंकि इसके जानने में मिशाल को
अजदान अपने साथ लेकर गया था और अजदान ने इसे पहले बता दिया था कि आज वो थोड़ा बहुत ही सही मगर मिशाल को यूज़ ज़रूर करेगा। तभी अल्तमश को बीच से हटाने के लिए नेहा ने फियाज साहब की तबीयत खराबी का नाटक किया था, पर अब मिशाल का घर पर होना इसे हैरत में मुब्तला कर गया। ये मिशाल थी? नेहा अपना गुस्सा भूल कर अल्तमश से पूछने लगी। अल्तमश के कहने पर इसको और हैरत हुई। पर वो घर पर कैसे? नेहा की ज़ुबान से पिघला। मतलब? अल्तमश के पूछने पर नेहा गड़बड़ाई। मेरा मतलब वो घर पर कैसे? वो तो आज वजदान के साथ कहीं जाने वाली थी ना, इसने संभलते हुए कहा। जाने वाली नहीं थी बल्कि गई थी, लेकिन तुम्हारे इस कज़न ने ज़रूरी काम का बोलकर इसे बीच जंगल में छोड़ दिया। अगर मैं वहाँ ना पहुँचता तो पता नहीं क्या होता मिशी का। अल्तमश वजदान पर आया गुस्सा इस पर उतार गया। ओ तो ये ज़रूरी काम था तुम्हें? नेहा ने इसकी बात पूरी सुनते हुए अल्तमश से गुस्से से पूछा। नेहा तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं वहाँ ना पहुँचता तो मिशी का क्या होता? अल्तमश ने ठहरे हुए लहजे में नेहा से पूछा। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मिशाल का क्या होता क्या नहीं, मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुमने मेरी बात को इंपॉर्टेंस न देकर मिशाल को इंपॉर्टेंस दी। नेहा ने तल्खी से कहा तो अल्तमश का दिमाग घूम गया। ये तुम क्या बकवास करी हो? आइंदा तुमने खुद को मिशी से कंपेयर किया तो बहुत बुरा होगा नेहा। इतना ही गुस्सा चढ़ा ना तुम्हें इस बात पर तो सुनो, मेरे लिए हमेशा से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मिशी ही रहेगी, देन यू। अल्तमश के सख्त लहजे पर नेहा की सारी अकड़ निकल गई, वो बौखला गई। अरे तामी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इसकी बात पूरी सुने बिना अल्तमश ने कॉल कट कर दी, जबकि नेहा तामी तामी करते रहेगी। मुझे इग्नोर किया, आखिर इस मिशाल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? नेहा ने इसे अपने फ़ोन को देखते हुए तल्खी से कहा। मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी मिशाल इजाज़, नेहा ने कहते हुए अपना मोबाइल बेड पर जोर से पटका। फिर कुछ याद आने पर इसने मोबाइल उठाकर वजदान का नंबर डायल किया। हेलो। वजदान की नशे में धुत आवाज़ सुनकर इसका गुस्सा और बढ़ गया। मरो तुम अपने नशे में, वहाँ मिशाल घर पर क्या कर रही है? नेहा ने चीखते हुए कहा। इसकी बात पर वजदान का नशा छू मंतर हो गया। वो खुद से लिपटी इस लड़की को दूर करते हुए बेड पर सीधा होकर बैठा। व्हाट? क्या मतलब है तुम्हारा? मिशाल घर पर है? पर मैं तो उसे जंगल में छोड़ कर आया था, इसने छंबे से कहा। अभी अल्तमश से कॉल पर बात हुई है मेरी, वही मिशाल को घर लेकर आया, तुम पर काफ़ी गुस्सा है वो। नेहा के बताने पर वजदान का शिद्दत से दिल किया कि अल्तमश की जान लेने का। वो कैसे पहुंचा वहाँ पर? वजदान ने दांत किचकिचाते हुए नेहा से पूछा। मुझे क्या पता? नेहा ने झंझलाकर काफ़ी फ़ोन रख दिया, जबकि वजदान अपने बाल चकड़ कर रह गया। आखिर क्या था जो ये अल्तमश ज़मान जिसके हर प्लान को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था? बहुत हुआ अल्तमश ज़मान, ना मैं तुम दोनों की दोस्ती नफरत में बदली तो मेरा नाम भी वजदान अली। वजदान ने सुर्ख आंखों समेत घुराते हुए खुद से कहा। जा मार जाकर दोनों हंस दीजिए, नज़र न रख के बह गई गंदी नज़र। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी आज के एपिसोड इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपके एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, दैन वीडियो को एंड करेंगे। सुमेरा अरशद, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नावल लग रहा है, थैंक यू रीच, वेलकम। बुशरा आज़म, वेरी नाइस नावल, थैंक यू। एक खालिद करीम, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तहा दिल, इंटरेस्टिंग एपिसोड, थैंक यू। मीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नावल बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया सुनकर। हानिया बड़ी क्यूट थी, पर ऐबक मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले तो अच्छा था, लास्ट में सब ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग थी। इस नावल में मुझे ऐबक की मामा का कैरेक्टर अच्छा लगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया दुआ में जारी रखने का। अल्लाह हाफिज़। शैलो, यार ज़बरदस्त नावल है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन 7K, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर न्यू चैनल, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, आई लव फ्रेंडशिप स्टोरीज़। बस देख लें, फिर आपकी चॉइस पे ही है ये। बुशरा आज़म, सिस्टर रीच लिंक नहीं मिल रहा। सिस्टर कौन सा यार? बुशरा कौन सा लिंक नहीं मिल रहा आपको? हुदा शफीक, नाइस नावल। नगीना खान, वेरी नाइस नावल, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। मीर खान, नावल हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा है सुनकर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आमीन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। खुशी नावल्स बहुत ज़बरदस्त, प्लीज़ सपोर्ट फॉर बेस्ट नावल्स। हाँ जी, मीनू सपोर्ट करो। उमर जी, वेरी नाइस वॉइस, थैंक यू। गज़ाला शेख, बहुत ही ज़बरदस्त का नावल, थैंक यू। मालिक साहबा, सबसे तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो 7,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने की, थैंक यू वेरी मच डियर। नावल बहुत इंटरेस्टिंग था, स्टार्ट से अजीब सा था, मुझे अफ़ज़ा का करेक्टर पसंद है। हीरो भी अच्छा था, बेचारी अफ़ज़ा के साथ बुरा हुआ। शुरू में महरोज़ के साथ इसका रवैया काफ़ी अजीब सा था, लेकिन फिर जब सच्चाई पता चली तो तब बहुत दुख हुआ। क्या सह चुकी थी वो माजी में, लेकिन महरोज़ का फ़ैसला बहुत अच्छा था। जो कुछ भी अफ़ज़ा के साथ हुआ इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? सही बात है। मैं रोज़ के रवैये से लगा कि वो कहीं इस बेचारी को छोड़ ही ना दे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसके रवैये से बेचारी अफ़ज़ा कितनी परेशान हो गई थी, लेकिन कहानी अच्छी थी। मैंने कल भी किया था, आई थिंक हुआ नहीं पोस्ट, इसलिए अगेन किया। नहीं कॉल तो आपको मुझे कोई भी कमेंट नहीं मिला। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन, बहुत शुक्रिया जी। तो गाइज़, यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा। अब आप लोगों ने करना ये है कि मेरा जाके दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करना, जिन्होंने ये नहीं किया वो ये भी करें, और जो दूसरे वाला है वो उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। चले शाबाश जल्दी से, ताकि हम उधर भी अपने नावल कंटिन्यू रखें और इधर भी, ठीक है। मुझे भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और सब्सक्राइब कर दें।
अल्लाह हाफिज़ जी।